students. I hope you're all having a good day and good lessons in your classes. So आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर 1 दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन. ओके, एंड इस चैप्टर में बेसिकली हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, और जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना क्लास 11 में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है, एंड जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हमारा क्या स्कोप है लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. ओके, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मैक्रो बना कैसे. ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन है ना वो कहाँ से है. जो मैक्रो वर्ड है ये. ठीक है, ये इसका ओरिजिन है ग्रीक टर्म से जिसका जो है मैक्रोस. ठीक है, मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज. ठीक है, तो मतलब क्या है इसमें, हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात करेंगे. जो लार्ज है ना इसका मतलब है कि इकोनॉमी एज अ होल. ओके, मतलब जो जितने भी हमारी इकोनॉमी है उसको हम एज अ होल यानी कि जैसे पूरा हम लाइक एक एक क्वांटिटी लेके चल रहे हैं. ठीक है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी को इंक्लूड करेंगे, पूरे देश की इकोनॉमी को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, जैसे माइक्रो में क्या होता था. ठीक है, माइक्रो में हम यूज करते थे कि भाई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सप्लायर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है. ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे भाई, एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब, ये टर्म बहुत यूज होने वाली है. एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मीन्स लाइक कलेक्टिवली. ओके, तो इसमें क्या बात करेंगे हम, नेशनल इनकम हो गई, मतलब नेशन वाइज यूज करेंगे, कंट्री वाइज यूज करेंगे, यानी कि इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, अच्छा, अब ये इमरजेंसी यानी कि अब ये आया कैसे. ठीक है, और आया कहाँ से. ये आया 1936 में, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स कौन, जॉन मेनार्ड ये केनस, इन्होंने पब्लिश की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. ठीक है, इन्होंने ये बुक पब्लिश की, तब उससे हमारे ये वर्ड आया कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, अच्छा, अब इसमें डिस्कस क्या करेंगे बेसिकली हम, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट फॉर रेजिडेंट्स. ठीक है, अब अगर कोई इंडिविजुअल सप्लायर है, ठीक है, मान लो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई फर्म का ओनर है. ठीक है, अच्छा, अब वो ये थोड़ी ना देखेगा कि मेरे जो भी मतलब जो भी मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है या नहीं, या फिर उनको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है या नहीं, उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं या नहीं, मतलब जो भी चीज़ है, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट है तो भाई उनको पेंशन वगैरह है या नहीं, ये सब चीज़ वो नहीं देखेगा. लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखेगी जो उसके अंडर काम कर रहे हैं ना, वो हमेशा बेसिकली फुलफिल रहेंगे. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना सरकारी नौकरी. ठीक है, तो वो क्यों होती है ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो उसमें हमें पेंशन मिलती है. ठीक है, अलाउंसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, मतलब बेसिकली एक जो बेसिक लिविंग होती है ना उसकी सारी फैसिलिटीज होती है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी. अच्छा, अब देखो, अब ना हम इसको कंपेयर करते चलेंगे ताकि हम अब आपस में समझ पाए. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हमने समझा. अब जैसे कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, ठीक है, अच्छा, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि भाई मतलब वो सिर्फ ये देखेगा कि हाँ मेरा ये, जैसे मान लो अप्सरा की पेंसिल है. ठीक है, नहीं अप्सरा नहीं लेते हैं, लाइक नॉर्मली, ओके, जनरली हम लेते हैं. ठीक है, कोई भी पेंसिल है, ठीक है, मान लो वो अगर गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे है ना, तो वो क्या करे, 2 रुपए की पेंसिल बेच रही है. ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो कितने की बेच रहा है, वो मान लो उसको 10 रुपए की बेच रहा है. ठीक है, अब भाई वो झिझका मतलब उसको कोई क्या बोलते हैं, हिचकिचाहट नहीं होगी उसको बेचने में. ठीक है, उसको कोई झिझक नहीं होगी बेचने में, क्योंकि भाई उसको प्रॉफिट कमाना है अपना, उसको मतलब नहीं है कि हमारे आउटपुट क्या हो रहा है इकोनॉमी में, सारे लोग खरीद पा रहे हैं या नहीं, या फिर एक तरफ ही मतलब जो एक होता है ना डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो रहा है जैसे क्लासेस के बेसिस पे, वो ये सब पे ध्यान नहीं देगा. ठीक है, वो क्या ध्यान देगा, सिर्फ कि भाई हाँ मैंने बेच दिया, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, दैट्स ऑल. ओके, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारे इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ हुई ना वो कैसे हुई, और वो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके लिए नई नई पॉलिसीज इशू कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन और डिप्रेशन. इन्फ्लेशन होता है जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, जबकि जो डिमांड है ना गुड्स और सर्विसेज की, वो ना मतलब लैग कर जाती है या फिर वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे. अब जो मान लो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो भाई वो ना ये सोच के प्रोड्यूस करेगा, मतलब अगर उसको कोई भी मान लो मान लो पेंसिल ही प्रोड्यूस करनी है तो ना वो सोच के प्रोड्यूस करेगा
कि अगर ये पेंसिल प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो ये नहीं सोचेगा कि भाई लोगों को पेंसिल की जरूरत है, नहीं, उसके लोगों की जरूरत को वो अपना फायदा बनाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको क्या करना है, 5 रुपए की पेंसिल भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, 2 रुपए की, क्योंकि सॉरी 2 रुपए की भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अपना ध्यान रखेगी कि इसके लोगों को पूरा जैसे प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं। अगर कोई मान लो 2 रुपए की पेंसिल में मतलब खुश नहीं है, क्या पता उसकी क्वालिटी डाउन हो, तो वो 5 रुपए की भी प्रोड्यूस करेगी। तो मतलब गवर्नमेंट को सब कुछ में ध्यान रख के जो है पॉलिसीज बनानी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, ये ध्यान रखती है कि कहीं डिमांड तो नहीं गिर रही किसी चीज की। अगर मान लो 2 रुपए की पेंसिल है, उसकी डिमांड गिर गई, ठीक है, तो क्या करेगी, वो 5 रुपए की पेंसिल बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर उसको भी डिमांड जो है ना एकदम गिर गई, तो भाई वो देखेंगे ना कि भाई कैसे चीज की मतलब एक तरह से जो बताएंगे ना, ये जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो बताएंगे कि भाई नहीं, 7 रुपए की बेचो और अच्छी क्वालिटी लेके आओ, तो वो 7 रुपए की बेचनी शुरू कर देगी। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो तो स्टार्टिंग में 10 रुपए की बेच रहा है, औकात कितनी है भाई, 7 रुपए की, तो ये 3 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से लाए, समझ आए। तो ये बात होती है इसमें, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो एंड माइक्रो में। ओके, हाँ जी, अब आ गए प्रॉपर डेफिनेशन आ गई हमारे, मतलब डिफरेंस आ गया, ठीक है, माइक्रो में और मैक्रो में। ठीक है, अच्छा माइक्रो में डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, फर्म और एन इंडस्ट्री। ओके, अच्छा अब मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होती है, कमी होना, और चॉइस क्या होती है, कोई भी चीज में चॉइस। ठीक है, माइक्रो में मैंने बताया कि हमारे पास कोई इंडिविजुअल होता है, ठीक है, अब अगर मैं एक बंदे के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत इजी होगा वो। ठीक है, अगर मुझे पता चल रहा है कि भाई एक बंदे को ना मान लो जो है दूध की कमी है, तो मैं दूध प्रोड्यूस करने लगूंगी। अब मान लो उसको दूध नहीं भाई, उसको ना कढ़ी सॉरी दही चाहिए डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगी, दूध को मैं दही में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मेरे पास एक तरह से एक डाटा है उसका, ठीक है, कि वो जो भी चॉइस करेगा या फिर उसके पास जो भी कमी है, स्कार्सिटी है, तो उस चीज के मेरे पास डाटा रहेगा और मेरे लिए प्रोड्यूस करना इजी रहेगा। वेयर एज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट स्टडीज द प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, हमने पढ़ा था भाई इकोनॉमी एज अ होल तो होती ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें क्या होता है ना, स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब यहाँ पे क्या था ना, हमारे पास सिर्फ एक बंदा था, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? हजारों ऐसे बंदे हैं, मतलब करोड़ों में, लाखों में। ठीक है, ठीक है, तो अब उनका डाटा लेना, उनका सर्वे करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली पता होगा ना, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे अगर मान लो कि मुझे बताना है कि भाई एक बंदे को क्या चाहिए, तो मैं तो पूरा लिस्ट निकाल दूंगी उसकी, ना खुश चीजों के, मतलब जो भी उसको पसंद है नहीं पसंद है। ठीक है, अब हजारों की निकालनी है, ठीक है, तो मेरे पास ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, ये क्या करता है, इकोनॉमी एज अ होल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब भाई हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक की पढ़ लो, क्या जरूरत है हजारों का निकालने का, करोड़ों का निकालने का, नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, वरना नेशन का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, समझ आई बात, जो डेफिनेशन थी वो क्लियर हुई होगी, आई होप। ओके, एंड नाउ कम्स अ सेंट्रल इशू, भाई वो बात किस पे करते हैं। ठीक है, तो वो बात किस चीज पे करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया। अब भाई मुझे पता चल गया भाई किस चीज की कमी है उसको, और क्या चीज उसको चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं एलोकेट कर पाऊंगी रिसोर्सेज को। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं एलोकेट कर पाऊंगी। एलोकेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, एंड नाउ कम्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ओवरऑल आउटपुट है, ठीक है, ओवरऑल जो भी कंट्री के जितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया, ठीक है, उन्होंने जो भी मतलब एम्प्लॉयमेंट हुई या नहीं हुई, वो सब चीजों का उनको पता लगाना होता है। ठीक है, ये तो बेसिकली क्या करेंगे, हाँ भाई हमने मान लो जैसे 200 पेंसिल प्रोड्यूस करी, वो 200 में बांट दी, सिंपल। ठीक है, रिसोर्सेज अपने वो बांट दी। ठीक है, लेकिन उनको क्या है, इनको बहुत ज्यादा जो है इस पे फोकस करना पड़ता है कि वो क्या कुछ करेंगे क्या कुछ नहीं, कि कहीं उससे देश का नुकसान तो नहीं होगा। ये सब चीजों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली जो कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई, मतलब कि इसमें कौन सा क्या चीज वेरी करती रहती है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर कंज्यूमर्स की डिमांड देखते हैं हम, ठीक है, ऑब्वियसली वो वेरी करेगी, वेरी मतलब अलग अलग होते जाना, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होते जाना। ठीक है,
ठीक है, वो चेंज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं हर चीज मतलब अगर मुझे पता है कि भाई मतलब मान लो मैं दूध पीती थी, ठीक है ना? अच्छा, और लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि इसकी मुझे दही भी बन सकती है, और वो दही ज्यादा टेस्टी है। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरी डिमांड चेंज हो गई ना। एक बार मुझे वो भी टेस्ट करनी है, मैं क्यों सिर्फ दूध दूध पीऊँ? ठीक है। अच्छा, जैसे कि प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, ठीक है, अब उनको पता चल गया भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पहले ना 10 हाँ, मान लो 10 किलो जो है मतलब आटा वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ठीक है। उनको पता चला भाई जो है ना, आटा पीसने के लिए ना चक्की लगा दो। चक्की पता होगा, ठीक है, जो आटा पीसते हैं, ठीक है। उस उससे मतलब अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास 100 किलो गेहूं जो है वो पिस सकता है, ठीक है, आटा प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो सप्लाई होगी वो भी तो चेंज होती जाएगी। अब भाई 100 किलो आटा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, मेहनत भी ज्यादा लगी, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा लगी, तो इससे क्या होगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये खरीद लेंगे, वरना वो क्या करेंगे, दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइट। ठीक है। अब आता है हमारा नाउ कम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एग्रीगेट मैंने बताया था, ऐसा कलेक्टिवली। ठीक है, उसको क्या ध्यान रखता है, कलेक्टिव सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई, इसमें था कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, इसमें था एग्रीगेट सप्लाई और सॉरी यहाँ पे, सो सॉरी, यहाँ पे आएगा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली। ओके, यहाँ पे आएगा, हाँ जी, सो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर, सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड थी, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई थी। इसमें क्या एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो डिमांड है वो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर भी करता है, कंज्यूमर भी करता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, इसलिए क्या किया, एग्रीगेट का यूज किया, और जो सप्लाई है वो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। भाई मतलब कलेक्टिवनेस, कितना कलेक्टिवनेस हो सकता है, इसमें लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, मान लो कि एक ओनर है, ठीक है, उसके अंडर मान लो 4 बंदे काम कर रहे हैं। अब 4 बंदों के अंडर मान लो 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदों के अंदर मान लो एक बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बंदे से कम हो नहीं सकता, तो क्या हुआ, एक तरह से लिमिटेड चेन हुई ना भाई। जो भी बंदे काम करेंगे, 4 है ना, मतलब कि कलेक्टिव है, जितना भी कलेक्टिव काम है वो क्या है, वो लिमिटेड है। ठीक है। नेक्स्ट इज वाइडर। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाइडर है, क्योंकि पता है भाई, ऐसे ना हजारों चेन है, हजारों, ठीक है, करोड़ों लाखों चेन है भाई। ठीक है, मिलियंस में चेन्स है ऐसी। तो इसलिए क्या है, इसका एग्रीगेशन मतलब कलेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर एक इंडस्ट्री को चीज प्रोड्यूस करे, मान लो ये है, मान लो कॉटन की इंडस्ट्री थी, ठीक है ना, अब उसने कॉटन प्रोड्यूस कर दी, अब उसके बाद वो क्या होगा, क्लॉथ बनने के लिए वो कॉटन चली जाएगी, तो क्या होगा, एक एक जो चेन है इस चीज की, एक इंडस्ट्री की चेन दूसरी चेन से, दूसरी इंडस्ट्री की चेन से कनेक्टेड है, इसलिए क्या है, एक वाइडर एग्रीगेशन है। ठीक है। ये सब मिलके एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम मतलब जो कंज्यूमर के पास लास्ट में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। भाई कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए? अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गया। ठीक है। ये क्या करते हैं, पर्सनल गेन्स पे फोकस करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, पर्सनल गेन्स, जो भी बेसिकली जो उनका प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब भाई कंज्यूमर क्या है, मान लो उसको सस्ते में मिल गया जयराम जी की, प्रोड्यूसर को सस्ते में मिल गया जयराम जी की। भाई मतलब इनको इनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नो, वी वॉन्ट एट फर्स्ट, ओके। ठीक है, मतलब हमें अच्छा मिले, सस्ते में मिले। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है, उसका भाई माल जो है उसका माल अगर मतलब कि जो है सॉरी महंगा बिक गया तो क्या होगा, प्रोड्यूसर का माल महंगा बिक गया तो बढ़िया भाई, और कंज्यूमर को सस्ते में मिल गया, बढ़िया भाई। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली, जैसे आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एससीबीआई हो गया, जैसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टीआरएआई हो गया। ठीक है, टीआरएआई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये चीज क्या करती है ना, ये बेसिकली इकोनॉमी को रन करती है। ठीक है, आरबी क्या आ गया भाई, पैसा छापेगी, पैसा, अब पैसे की वैल्यू तो डिफाइंड है ना, सॉरी, जो भी करेंसी है, पैसा नहीं, करेंसी, ओके, जो करेंसी है उसकी वैल्यू तो डिफाइंड है ना भाई। ठीक है, अगर कंज्यूमर मान लो 10 रुपए की चीज उसको चाहिए, तो वो 10 रुपए ही तो देगा। ठीक है, वो 100 रुपए तो नहीं देगा उसके, है ना, 100 रुपए थोड़ी ना देगा, 10 रुपए देगा। जस्ट बिकॉज वो ज्यादा अमीर है तो वो 100 रुपए नहीं देगा। ठीक है।
मतलब हाँ नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, जो SCBI है, ठीक है, जो एक्सचेंज, जो भी जो एक्सचेंज बोर्ड होता है इंडिया का, ठीक है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। TRAI, ठीक है, टेलीकॉम वगैरह के लिए, ठीक है, जो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका जो भी कॉस्ट एंड वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ सप्लाई। भाई सप्लाई कैसे होता है इसमें? अब इसमें आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वो होता है ना जिसमें सिर्फ एक मार्केट हो, ठीक है, समझ रहे हो? क्या हो इसमें? एक मार्केट हो, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई मान लो कमोडिटी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे जो है सामान बिकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसको अजम्पशन मान लेते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें हम क्या बात करते हैं? सिर्फ एक चीज की बात करते हैं। कोई भी है भाई, कंज्यूमर एक है, प्रोड्यूसर एक है, ठीक है, इंडस्ट्री एक है। तो इसमें क्या होगा, हम जो इसमें है, इसमें क्या समझते हैं हम? जैसे मान लो सिर्फ एक इंडस्ट्री है, ठीक है, हमें सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम चेक करना है। हम क्या मानेंगे कि और जो इंडस्ट्री जो भी प्रोड्यूस कर रही है ना, वो ऑब्वियसली एक तो सिर्फ एक इंडस्ट्री तो होगी नहीं पूरे इकोनॉमी में। तो क्या होगा, जितनी भी इकोनॉमी होंगी, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक इकोनॉमी पे, मतलब एक इंडस्ट्री पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम है, तो मतलब सबका इक्विलिब्रियम है। ये बात होती है इसमें, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब ये हर चीज को, हर इंडस्ट्री को नहीं देखती है, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री पे फोकस करती है। अगर उसका इक्विलिब्रियम है तो मतलब वो बेसिकली क्या है, वो मतलब कि मतलब समझ जाओ ना, कि अगर एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम है मतलब कि पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, समझे? अच्छा, अब जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि ये सब चीजों का मतलब सब इंडस्ट्री का जो भी मार्केट है ना, जो भी प्रेजेंट इकोनॉमी में, सबका इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर सारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, सब अच्छा प्रोड्यूस कर रही है, अच्छा कमा रही है, और कंज्यूमर्स भी खुश हैं, तो मतलब ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये, आई नो दिस माइट नॉट बी क्लियर टू यू टू मच, ठीक है, बट एक बार और समझाती हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक जो है इंडस्ट्री मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर एक इंडस्ट्री मान ले तो जो जो भी और इंडस्ट्री प्रेजेंट है वो क्या होंगे, अजम्पशन में क्या होंगे, वो सारी क्या होंगे, मतलब अजम्पशन में चली जाएंगे कि वो मतलब या तो है ही नहीं, या फिर उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन अदर मार्केट्स अदर देन दिस वन मार्केट, ओके। तो इसमें क्या होगा, if this one industry shows equilibrium, that means the whole economy is in equilibrium, okay। ये पॉइंट है बस, ठीक है। अगर एक इंडस्ट्री इकोनॉमी सॉरी इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब पूरा जो इकोनॉमी है वो हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। अब लेकिन जो है ना, हम देखो एक ही जो है इंडस्ट्री का ले रहे हैं, लेकिन और सारी जो भी प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम नहीं ले रहे, तो मतलब क्या होगा, ये तो पार्शियलिटी हुई ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। अब जनरल है, जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 1000 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, ऑब्वियसली एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मैंने इसमें बताया था मैंने डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में, ठीक है, वैसे ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम हर एक इंडस्ट्री का चेक करेंगे कि अगर हर एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब क्या हमारी पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये आप जो है ना वन वन का कॉन्सेप्ट याद रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम वन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, मैक्रो में क्या लगता है, एग्रीगेट्स मतलब लार्ज काइंड ऑफ में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एजम्पशन ऑफ स्टडी। अबे क्या एजम्पशन करते हैं, टोटल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो इसमें काम करेगा ना, मैक्रो में काम करेगा, वो माइक्रो के लिए कांस्टेंट रहेगा, और जो माइक्रो में काम करेगा वो मैक्रो के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब क्या होता था, टोटल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारा क्या देखती थी भाई, मैक्रो देखती थी, तो इसमें इसका माइक्रो में कुछ काम ही नहीं है, तो इसके लिए अजम्पशन है, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, समझी, आई मीन समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, मतलब कि ये क्या है, अब ये ऑब्वियसली जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारा तो माइक्रो का काम है, तो इसीलिए क्या होगा, ये मैक्रो में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बस इतना सही समझना था, ठीक है, बाकी यू जस्ट मेक योरसेल्फ देयर डेफिनेशंस एंड ऑल। ये बेसिकली जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो भी वर्ड्स है ना वो मैंने लिखे हैं इसमें, ठीक है, पूरी कहानी मैंने नहीं लिखी है, यू कैन राइट देम ऑल, ओके।
And if you want my notes with all the you know the wordings and all everything sentences based, ठीक है, जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखने हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल, यू कैन कमेंट मी डाउन, ओके। नेक्स्ट कम द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अब बच्चे बोलते हैं ना भाई कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों मतलब क्यों भेजा फ्राई कर रहे हैं हम अपना, तो ये क्यों होता है बेसिकली। अब इसकी वजह से हम क्या करते हैं, मैक्रो है भाई, लार्ज बेसिस पे आ गया, मतलब हम क्या कर गए, नेशन पे सीधा आ गए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, नेशनल इनकम निकाल पाएंगे हम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जैसे कि जीडीपी है भाई, जीडीपी किसको आता था निकालना, किसी को नहीं आता था, ठीक है। तो क्या होगा, हम इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। ये क्या, इसका रिलेटेड एग्रीगेट्स है, ठीक है, मतलब टोटल में जो भी होता है वो सारा एग्रीगेट होता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब हमें पता ही नहीं था भाई कि भाई हम जो है मतलब कि हमारे देश में कितनी एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, कौन लोग जो है भूखे मर रहे हैं, ये सारा चीजें ये हम नहीं नहीं पता था, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ना जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कॉजेस पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि उसके रेमेडीज होते हैं ताकि उसको कॉम्बैट यानी कि उसको हम जो है एकदम से पूरी तरह हटा पाए अनएम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट ला पाए, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मनी, मतलब कि जो भी पैसा जो बनता है हमारा, ठीक है, कमर्शियल बैंक में वगैरह, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा ही नहीं बनेगा तो मतलब तो क्या ही तुम जो है वो करोगे, मतलब क्या ही खरीदोगे सामान, क्या ही तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट होएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, मनी का क्रिएशन बहुत जरूरी है, क्रिएशन बहुत जरूरी है। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या बन जाता है ना, सेंट्रल रोल बन जाता है किसका, आरबीआई का हो गया, जैसे जो जो कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है ना, उसका ये क्या बन जाता है, रोल बन जाता है, ताकि वो रेगुलेट कर पाए किसका, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, किसमें, इकोनॉमी में, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो जनरल प्राइस लेवल होता है, जैसे मान लो कि मान लो पेंसिल है, मान पेंसिल को याद खींच देंगे पूरा, ठीक है। मान लो पेंसिल है, एक मैंने रख दी 20 रुपए की, एक मैंने रख दी भाई 10 रुपए की, कौन सी खरीदोगे, सेम क्वालिटी है, सेम माल है, सब कुछ है, तो क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द 10 ones। ज्यादा अमीर बाप के हो तो मेरे बात अलग है, मतलब आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, जस्ट टेक इट इजी मैन, ओके। अच्छा, अगर मतलब ऑब्वियसली सेम क्वालिटी है तो क्यों वो ज्यादा खर्च करें, तो 10 रुपए हमारे बचेंगे, कहीं और मैं आइसक्रीम खा लूंगी, क्या पता, है ना। तो क्या होगा, उसे 10 रुपए में मिलती नहीं है अच्छी आजकल, सॉफ्टी के अलावा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। जो 10 रुपए है ना, अब 10 रुपए की पेंसिल है वो हम खरीदेंगे, ठीक है। अब भाई क्या होगा ना, डिफ्लेशनरी हुआ है, मतलब कि प्राइस, एक तो मैंने 10 रुपए रख दिया तो वो क्या हुआ, प्राइस घट गया, और इन्फ्लेशन ही भाई 10 रुपए बढ़ गया, ठीक है। ये 10 रुपए ना कुछ लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए मायने ना रखे ना रखे, बट कुछ लोगों के लिए मायने रखते हैं, ठीक है। तो जिनके लिए मायने रखते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, मैं भाई पूरे नेशन में जैसे पढ़ते हैं ना भाई, बयासो टमाटर के जो है रेट बढ़ गए भाई, प्याज के रेट बढ़ गए, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ते हैं ना, वो कैसे पढ़ते हैं हम, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक की वजह से हम उसको जान पाए भाई कि टमाटर के प्राइस बढ़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, मतलब कि मैं मान लो जैसे पाकिस्तान में आजकल प्राइसेस चल रहा है ना, वहां पे हर चीज भाई साहब बहुत ऊपर ऊपर हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम उसको प्राइस लेवल को पता लगा पाते हैं भाई, कितना हमारा नेशन में चल रहा है प्राइस वगैरह, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, कि हम पढ़ पाते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, उसका जो बजट उसने बनाया है, ठीक है, वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, कैसे हमारे देश में डेवलपमेंट आएगी, कैसे हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे कि जो इंटरनेशनल मनी मार्केट होना है, जैसे मान लो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वो सारा क्या होता है, हमारा एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। जो भी हम जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं, मतलब कि इम्पोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा क्या हमारा एक्सचेंज रेट है, ठीक है। उसकी उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑब्वियसली बैलेंस होना चाहिए ना, कि अगर मान लो मैं 100 रुपए का जो है इम्पोर्ट कर रही हूँ, 100 रुपए का मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या होगा, मान लो मैं 80 रुपए का जो है ना एक्सपोर्ट कर रही हूँ, 80 रुपए का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो जो 20 रुपए है ना, ये क्या है, मेरा घाटा हुआ, ठीक है। अगर मैं 120 का एक्सपोर्ट कर रही हूँ, क्या होता है ये पेन को भी पता नहीं, अब पढ़ते हैं भाई। मान लो एक था हमारे पास 100 रुपए,
क्या हो रहा है इसको, थोड़ा ज्यादा। हाँ, 100 रुपये एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, एंड 80 रुपीज आई एम इम्पोर्टिंग। ओके, नहीं यार गलत हो गया। हाँ, अब पढ़ते हैं, देखो बच्चों, 100 रुपए मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ, 100 रुपए का सामान, 80 रुपीज का माल, आई मीन सामान जो है मैं बाहर भेज रही हूँ, ठीक है। और एक कंडीशन है, 120 रुपए है, ठीक है, उसको मैं बाहर भेज रही हूँ, ठीक है, और 80 रुपए का मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ। इसका डिफरेंस क्या होगा, 20 रुपए। मान लो ये 100 लगा लेते हैं इसको, थोड़ा ना तुम्हारे लिए इजी रहेगा समझने के लिए, नादान परिंदे हो ना तुम। हाँ, तो सुनो, अब भाई गैप तो दोनों में 20 आया, लेकिन इसमें मैं क्या कहूंगी, इसमें मैं घाटा कहूंगी, इसमें मैं प्रॉफिट कहूंगी। क्यों भाई, 20 तो दोनों का आया। अब देखो, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो क्या आता है, हमारी जो करेंसी है ना, वो बाहर जाती है दूसरे देश में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारी करेंसी के रेट कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम वही चीज, अगर हम दूसरे देश की करेंसी अपने देश में लेके आए, मतलब दूसरे देश को अपना सामान बेचे और उसके बदले में अपने पैसे कमाए, ठीक है, दूसरी कंट्री से, तो उससे क्या होगा, हमारा इम्पोर्ट होएगा, सॉरी एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होता है सामान बेचना, ठीक है, इम्पोर्ट होता है सामान मंगवाना दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सामान मैं बेच रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ रोकड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, कि डॉलर मिलेगा, आई मीन, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, मेरे को डॉलर मिला, तो $1 की होगी ना कुछ 70-80 रुपीज, ठीक है। तो क्या होगा, अब भाई ज्यादा से ज्यादा मैं डॉलर कमाती जा रही हूँ, तो मेरे रुपए की ना पैसे बढ़ती जाएगी, मतलब सॉरी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर मैं अपना जो है रुपए देती जा रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे रुपए की वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, ठीक है, तुम्हें समझना है बस, ठीक है। अच्छा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसलिए हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, एक्सचेंज रेट मेंटेन करना और उसका बैलेंस करना, ठीक है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस देखते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ाई था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि नेशनल इनकम का जो है एस्टिमेशन कर दिया। तो क्या हुआ, एक तरह से हमारे जो मैक्रो लेवल पे जो है ना, वो निकल गया भाई, कि हमारा इनकम कितना हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करता है, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उस चीज के बारे में पढ़ता है, ठीक है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब मुझे पता चला कि मान लो मैंने 100 रुपए का जो है ना एक्सपोर्ट किया था, और उससे मुझे ना 20 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। क्या हुआ, बल्ले बल्ले हो गई मेरी, फायदा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ मेरा। राइटिंग माइंड मत करना, ठीक है, प्रॉफिट है ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ ना, मुझे पता था भाई 100 रुपए का ज्यादा एक्सपोर्ट करने से मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अगली बार से मैं 120 कर सकती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट ही तो होगा, 40 रुपए हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो बल्ले बल्ले एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम बना सकते हैं भाई, रोड मैप बना सकते हैं कि इस चीज से मुझे ग्रोथ हो रही है, इस चीज में मुझे डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, एक और चीज समझो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझो। ग्रोथ क्या होता है ना, ग्रोथ होता है बेसिकली चेंजेस साइज, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तो वो तुम्हारा ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आईक्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है, तुम्हारी हाइट भी बढ़ रही है, ठीक है, और तुम्हारा जो है मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ रहा है, तो वो तुम्हारा डेवलपमेंट है, ठीक है। बेसिकली जब जिस चीज को हम मेजर कर पाते हैं भाई, ठीक है, हाइट बन गई मान लो किसी के 126 सेंटीमीटर, ओ शिट टू शॉर्ट, ना होता है ना फन, ना, आई एम नॉट शॉर्ट, आई एम फन साइज्ड, ऐसे कुछ होता है ना। हाँ, तो क्या होगा, अगर तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, मतलब कि तुम्हारा कोई एक चीज पर्टिकुलर लेवल में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ना, ग्रोथ को मिला के होती है वो, ठीक है, जिससे तुम्हारा जो ना विकास हो पाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ऑब्वियसली, ठीक है, तुम जब बढ़ रहे हो कि भाई हाँ मेरे देश से ये फायदा हो रहा है, देश में ये आ रहा है, देश में वो आ रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तुम पता लगा पाओगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो है, हम उसके हिसाब से, जैसे भी जो भी चीज हमारे में जो है प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कैसी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी चाहिए, ठीक है। किस चीज के रेट बढ़ाने चाहिए, किस चीज के जो रेट कम करने चाहिए, किस चीज को बैन करना चाहिए, जैसे दारू वगैरह हो गई, सारी चीजें, है ना, ठीक है। अच्छा, अब और आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी स्टेटस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कि हमारा जो भी जो है, मतलब कि जो बाहर का जो वर्ल्ड है ना, जैसे जो हमारा ये है, हमारा प्यारा भारत, बेइज्जती मत करना, ठीक है।
मान लो ये भारत है, उसका जो है बाहर जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर वो जो भी इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वैसा क्या बैलेंस है उसका, क्या बैलेंस बना पा रहा है वो स्टेटस को जानना वो कैसे होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब कि हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी पॉवर्टी की वजह, मतलब पॉवर्टी में, मतलब पॉवर्टी हो रही है या फिर कोई भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो उसको क्या होगा ऑब्वियसली। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर वो पोल्यूशन फैला रही है तो वो तो फैलाती रहेगी, उसको कौन है रोकने वाला, कौन भाई उससे बड़ा कोई बाप ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट आ जाए कि भाई तू कम कर, नहीं वरना देख लियो, तो क्या होगा, एक तरह से उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या था गवर्नमेंट का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमने पता लगा लिया कि अगर ये इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो ज्यादा पोल्यूशन फैलाएगी तो हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो खराब हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमने पता लगाया बेसिकली। ठीक है। अब आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, हमें पता है भाई हमारे ना इतना डिमांड है देश में, इतना जो है सप्लाई है, इतना ये सब है, तो उसकी वजह से हम क्या बना पा रहे हैं कि पॉलिसीज बना पा रहे हैं, किस चीज के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बना रहे हैं, पॉलिसी बना पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा टॉपिक्स, सेविंग्स। अब सेविंग, जो सेविंग होते हैं हम बचाते हैं ना मम्मियाँ, फ्रिज के ऊपर हो गया, ठीक है, अपने पर्स में हो गया, ठीक है, अलमारी में हो गए, भाई कहाँ 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 नहीं बचाती। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होता है ना, वाइस का मतलब होता है, मतलब कोई भी शॉर्ट कमिंग हो गई या फिर मतलब कोई भी बुरी चीज काइंड ऑफ। ठीक है, वर्च्यू होता है जो बेसिकली काइंड ऑफ ब्लेसिंग काइंड ऑफ, मतलब जो चीज यूजफुल हो, वाइस मतलब जो अनयूजफुल हो, वर्च्यू यूजफुल, वाइस अनयूजफुल। अब सेविंग्स है, अगर कोई भी एक बंदा अगर अपनी सेविंग करता है, जैसे मान लो ऑब्वियसली तुम्हारे फ्रेंड्स लोग का बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली सेविंग करोगे, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर सेविंग कर रहा है तो क्या होगा, उसके फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए काम आएगा। लेकिन अगर हर बंदा सेविंग करने लग जाएगा तो क्या होगा, जो मार्केट में इतना सारा जो माल लदा हुआ है भाई, मतलब जो भी सामान बिक रहा है वहां पे, वो कौन खरीदेगा, सेविंग करते रहो तो क्या होगा, एक तरह से जिनका प्राइसेस डिक्लाइन हो जाएगा धीरे धीरे। अब मैं मान लो कि प्रोड्यूसर था, पहले उसने 100 रुपए में बेचना शुरू किया, भाई नया नया आया था, ठीक है, मैं तो 100 रुपए में बेचूंगा, जो है ना सारे ये सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक एक आया उसकी दुकान पे, ठीक है, उसने देखा भाई ये तो 100 रुपए का है, लेकिन वो लेके आया जो बंदा है ना, वो क्या लेके आया, वो 20 रुपए लेके आया। ठीक है भाई, तो बहुत कम है। और एक बंदा लेके आया 80 रुपए। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है उसका एक भी माल नहीं बिका, वो क्या करेगा धीरे धीरे, अब उसको पता चल गया कि मतलब उससे 100 से कम भाई 80 पे बिक सकता है ये, तो वो अगले टाइम वो 80 पे बेचेगा। तो 80 वाले चीजें पास हो गए। ठीक है, सेविंग से हट के जो भी पैसे होंगे जो खर्च करने वाले, ठीक है, अगर उनमें जिनके पास 80 रुपए है, वो तो खरीद लेंगे उस सामान को। ठीक है, जिनके पास 20 रुपए है, वो खरीद ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या बात है, सेविंग्स की बात है ना, अगर वो सेविंग्स ना यूज करते हैं, ये चीज खरीद लेते तो क्या होता, भाई ऑब्वियसली इसके प्राइस नहीं डिक्लाइन होते, तो क्या होगा, ये वाइस मतलब अनयूजफुल है, मतलब यूजफुल, सबसे पहले यूजफुल है इफ इट इज सेव्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। लेकिन अगर हम उसको यूज कर रहे हैं कि भाई मान लो कि मैं तो सेव ही करूंगा, मैं तो खर्च ही नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा ना, जो नेशन है ना, उसकी इकोनॉमी में फॉल हो सकता है, या फिर उसकी जो इकोनॉमी है ना वो एक तरह से, हाँ, फॉल तो होगा। ठीक है, और जो भी मटेरियल है ना उसका जो रेट है ना वो गिर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर टॉपिक। ठीक है, बहुत मतलब बहुत इजी सा चैप्टर है, बस इसको समझ के जाओ। ठीक है, इतना कुछ आता नहीं है इसमें से, बस बेसिकली तुम इसमें डिफरेंशिएशन याद रखना। ठीक है। अच्छा, और ये स्कोप तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक तो इसका ओरिजिन वगैरह, इमरजेंस हो गया, ये सब चीजें तुम याद रखना। ओके, दुआओं में याद। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you got all my topics. ठीक है, thank you so much. Have a good day.